Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो गाइस, वेलकम इन ऑडियो। और गाइस मैं आज आपको फिजिक्स के नए क्वेश्चन करवाऊंगा मोशन एंड 1D के। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको मोशन 1D के कुछ क्वेश्चन कराए थे और आज ही मैं वही क्वेश्चन थोड़े आगे बढ़ाता हूं। और गाइस वीडियो लेट आ रही है उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूं, क्योंकि हमारे माइक था वो आया नहीं था, लेकिन अब आ चुका है। तो गाइस अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन और देखते हैं। गाइस जैसे कि सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं कि परिमाण और दिशा में नियत बल के प्रभाव में गति करते हुए कण का वेग होगा। जैसे कि दिया गया है फर्स्ट ऑप्शन सरल रेखा, सेकंड वृत्त, थर्ड परवलय एंड फोर्थ दीर्घवृत्त। आइए देखते हैं। जैसे कि जानते हैं परिमाण का मतलब होता है जैसे कि कोई गाड़ी है, जैसे कि ये गाड़ी है चल रही है, गाड़ी मान के चलिए उसका सबसे पहले वेग था 10 मीटर पर सेकंड और बाद में भी अगर यही वेग रहा 10 मीटर पर सेकंड, तो इसका मतलब होगा परिमाण समान, यानी परिमाण नियत है उस चीज का। परिमाण नियत होने का मतलब ये होता है कि जिस जो वेग पहले था वही वेग बाद में होगा। और दिया गया है कि परिमाण नियत है, वो क्यों आगे है दिशा में नियत, यानी दिशा जो है वो नियत है। मतलब डायरेक्शन अगर सीधी मतलब एक तरीके से स्ट्रेट लाइन है तो वहीं पे जाएगी, मतलब सीधी रेखा बिल्कुल, मतलब कहीं पर भी इसका कोई एक्सिस दूसरा बदलेगा, यानी एक्स अक्ष में है तो एक्स अक्ष में रहेगी, या वाई अक्ष में है तो वाई अक्ष में रहेगी। इस हिसाब से जिसका आंसर होगा यानी परिमाण दिशा में नियत, तो वो सरल रेखा हो जाएगा, यानी वो सरल रेखा में कांस्टेंट रूप से गति करती हुई चली जा रही होगी। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाइस दूसरा क्वेश्चन दिया गया है बोर्ड पर कि किसी कण की गति का समीकरण u बराबर at द्वारा दिया जाता है। तो पूछा है प्रथम 4 सेकंड में कण द्वारा तय की गई दूरी होगी। ऑप्शन आपके सामने है, आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, दिया गया है u बराबर at। ओके, चूंकि u यहाँ पर वेलोसिटी आएगी, इसका मान देते हैं। सबसे पहले u बराबर आप लोग जानते हैं, चूंकि u बराबर होता है dx/dt। ओके, रखते हैं सबसे पहले dx/dt बराबर dt, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा लेंगे तो dx इक्वल हो जाएगा dt। गाइस चूंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन करने पड़ेगा और दिए गए प्रथम 4 सेकंड में, आप चाहें तो मान सकते हैं dx बराबर, ये इंटीग्रेशन कर दीजिए सिर्फ, इसका इंटीग्रेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा x, इसका हो जाएगा 8t²/2 और इसका दिया गया प्रथम 4 सेकंड में कण द्वारा तय की गई दूरी होगी। चूंकि टाइम दिया गया है 4 सेकंड, t बराबर 4 सेकंड, पुट कर देते हैं इसमें x बराबर a का होल स्क्वायर 2 यानी 16a/2, जिसका आंसर आएगा वो हो जाएगा 8a, यानी आंसर जो होगा वो हो जाएगा इसका 8a। ओके गाइस, तो जैसे कि मानिए एक टेंस के गेंद को मैंने ये कोई मीटर है 5 मैंने एक टेंस के गेंद को मतलब एक तरीके से गिराया सदन रूप से, एक टेंस गेंद किसी ऊंचाई से गिरती है, पृथ्वी से टकरा वापस लौटती है और यहाँ से टकराएगी तो वापस से लौटेगी। लेकिन गाइस जब भी कोई बॉल या कोई भी एक तरीके से सामान लेते हैं उसको नीचे एक तरीके से पृथ्वी पर फेंकते हैं तो वो उतनी हाइट तय नहीं कर पाता है जहाँ से उसको फेंका गया है। तो आप देखेंगे अगर इसका डिस्प्लेसमेंट जब हमने फेंका s था तो इससे मान चलो उसने इतनी हाइट एक तरीके से तय की होगी या इतनी, मान चलो या तो यानी त्वरण की आधी होगी, मतलब विस्थापन आधा हो गया, क्योंकि जब पूरा एक तरीके से मैंने फेंकी थी बॉल को उस समय विस्थापन से टकराने के बाद विस्थापन कम हो गया होगा, यानी विस्थापन में परिवर्तन हो रहा है, सीधी बात है। और वेग देखिए कौन से राशि में परिवर्तन होता है, तो अपन लोग जानते हैं कि एक तरीके से पहले यहाँ की वेलोसिटी कुछ और रही होगी, मान चलिए v, जब ये नीचे गिरती है तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी और टकराने के बाद जब एकदम ऊपर जाएगी तो हाइट ज़्यादा तय करेगी नहीं अपनी। और एक तरीके से आप लोग जानते हैं क्योंकि वेलोसिटी जो है वो हाइट पर निर्भर करती है, जैसे कि फॉर्मूला एक होता है v बराबर √2gh, यानी वेलोसिटी जो है वो निर्भर करती है हाइट पर। और इसमें आप देखेंगे तो हाइट घट गई है, जब हाइट घट जाएगी तो यानी वेग भी कम हो जाएगा। इस हिसाब से यानी वेग और विस्थापन में परिवर्तन होगा। क्या त्वरण में होगा? आप देखेंगे कि जो त्वरण होगा वो पहले नीचे की ओर काम कर रहा है, बॉल फेंकी तो जी जो है इतनी ग्रेविटेशन लगता है नीचे की ओर, तो कौन सा फोर्स होता है ग्रेविटेशन फोर्स, नीचे की ओर काम कर रहा है। और जब ऊपर बॉल जाएगी कुछ देर बाद फिर ग्रेविटेशन नीचे की ओर काम करने लगेगा, यानी त्वरण होगा वो कांस्टेंट ही होगा, मतलब जो पहले था वो बाद में त्वरण वही रहेगा, यानी जिसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वेग और विस्थापन।
यानी केवल वेग और विस्थापन ऐसी राशियां जिसमें परिवर्तन होगा तो जैसा था वैसे ही रहेगा। ओके, आगे देखते हैं गाइस। क्वेश्चन 4 दिया गया बोर्ड पर कि एक वस्तु घर्षण रहित समतल पर फिसलना प्रारंभ करती है था एक अन्य वस्तु समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक गिराई जाती है, तो दोनों में से दोनों समान चाल से पृथ्वी तल पर पहुंचती है, या दोनों समान त्वरण से पृथ्वी तल पर पहुंचती है, या दोनों समान समय पर पहुंचती हैं। देखते हैं गाइस। ओके, मान के चलिए ये का समतल ये कोई वस्तु। ओके, और सेम थिंग यहाँ मान लीजिए कोई बिल्डिंग, किसी प्रकार की कुछ भी चीज़ आपको मानना हो, वो हाइट दोनों की सेम है, इसकी भी एच है, इसकी भी एच है। ओके, गाइस याद रखिए दोनों की जो हाइट है वो सेम दी गई है। तो सबसे पहले एक अपन रिलेशन जानते हैं जो कि v इक्वल होता है √2gh। ओके, यानी v जो प्रोपोर्शनल होता है वो होता है हाइट की, त्वरण जो होता है वो यानी जो ग्रेविटेशन है वो तो इसमें कांस्टेंट है, यानी v हाइट के समानुपाती होता है, यानी जितना वेग बढ़ेगा उतनी हाइट बढ़ती है। ओके, तो हाइट दोनों कंपोनेंट की समान दी गई है और एक जो है समतल पर फिसल रही है और एक अन्य वस्तु समान ऊंचाई से पूरी गिराई जाती है, यानी दोनों की हाइट सेम है। क्योंकि बताया गया है कि अगर हाइट सेम हो और वेलोसिटी बतानी हो तो यानी हाइट सेम होने पर वेलोसिटी जो होता है वो हाइट पर ही निर्भर करती है, यानी हाइट के अलावा कुछ भी दिया गया हो उस पर डिपेंड नहीं करेगी। तो यानी देख रहे हैं हाइट दोनों की समान है तो दोनों की वेलोसिटी जो होगी वो बराबर ही हो जाएगी, यानी चार्ज जो हो जाएगी उन दोनों की बराबर हो जाएगी। ओके, अब एक आपके मन में क्वेश्चन आ रहा हो कि यदि दोनों की हाइट बराबर है और वेलोसिटी यदि सेम है तो त्वरण भी समान होना चाहिए, लेकिन गाइस त्वरण इसमें तो मान लेंगे समान है, लेकिन इसमें इसके त्वरण के दो कंपोनेंट निकल जाएंगे क्योंकि ग्रेविटेशन नीचे की ओर एक काम करेगा। ओके, वस्तु सीधी ऐसे चली जा रही है तो इसका कंपोनेंट जो लिख लेंगे इस प्रकार से लिख लेंगे 2, यानी जी साइन थीटा जी साइन थीटा एक हो की आवाज सुन। ओके, तो यहाँ पर त्वरण के दो कंपोनेंट लिखे जाएंगे। ओके, तो कि त्वरण जो होगा वो ग्रेविटेशन के बराबर होगा। ओके, तो यहाँ एक कंपोनेंट लिख लेगा वो होगा जी कोस थीटा, ये लिख लेगा जी साइन थीटा। ओके, और इनका रिजल्टेंट जो होगा वो होगा यहाँ कहीं होगा, ऐसे मतलब इसकी डायरेक्शन जो होगी वो इसी के दिशा की होगी। क्योंकि इसे कंपोनेंट बोले जाए तो यानी त्वरण में परिवर्तन आ जाएगा, तो अपन ये कह ही सकते हैं कि दोनों समान त्वरण से पृथ्वी तल पर पहुंचती है, यानी ये गलत हो जाएगा। दोनों समान समय पर पहुंचती हैं, ये इसका कुछ कंफर्म नहीं, क्योंकि एक तरीके से नस समतल है, नस समतल है वस्तु मतलब फिसलेगी उसका समय कुछ और हो जाएगा और एक स्वतंत्र रूप से गिरने का समय कुछ और हो जाएगा, तो ये भी कंफर्म नहीं है। लेकिन अपन ये रिलेशन जानते हैं कि b जो होता है √2gh यानी b प्रोपोर्शनल हाइट के, तो यानी दोनों की हाइट समान है तो उनकी वेलोसिटी भी समान होगी, यानी दोनों समान चाल से पृथ्वी तल पर पहुंचती हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि एक ट्रक तथा एक कार समान वेग से गतिशील है और ब्रेक लगाने पर दोनों कुछ दूर जाकर रुक जाती हैं, तब कार कम दूरी तय करेगी, ट्रक कम दूरी तय करेगा, दोनों समान दूरी तय करेंगे या नन ऑफ दीज। गाइस देखते हैं, यह स्टार्ट पॉइंट कोई स्टार्ट। ओके, यहाँ से कार ने चलना चालू किया, यहाँ से ट्रक ने। आप दोनों का द्रव्यमान तो जानते होंगे, क्योंकि इसका द्रव्यमान मान लीजिए mc, इसका हो जाएगा mt। ओके, ये याद आपको होगा कि mc mt ग्रेटर mc, यानी ट्रक का द्रव्यमान जो होगा वो कार के द्रव्यमान से ज़्यादा होगा। ओके, तो उन्होंने मान चलिए समान वेग से चलना प्रारंभ किया, मान चलिए वेग है कुछ भी मान लीजिए v मीटर पर सेकेंड, इसका भी वेग है v मीटर पर सेकेंड, दोनों चलते हैं, इन्होंने दूरी तय की। ओके गाइस,
अब आप देखेंगे यहाँ पर इन्होंने ब्रेक लगाया, इस पॉइंट पर पहुंचने पर ब्रेक, ओके। ब्रेक लगाने पर जिसका द्रव्यमान कम होगा वो उतनी ही जल्दी रुकेगा उसकी तुलना में जिसका द्रव्यमान अधिक है। तो मान चलिए ब्रेक जब लगा तो कार कुछ दूर चलने पर यहाँ रुक गई, ओके, क्योंकि आप जानते हैं कार का द्रव्यमान कम है और ट्रक ने ब्रेक लगाया तो ट्रक एक तरीके से जब दूरी तय करेगा तो कार थोड़ी ज़्यादा दूरी तय कर लेगा। इसकी वजह यह है क्योंकि जो द्रव्यमान है उसके कारण वेग अधिक दूरी से रिटार्डेशन में जाएगी वस्तु तो इसके कारण वेग थोड़ा बहुत रह जाएगा, इससे कारण ट्रक ज़्यादा दूरी तय कर लेगा कार की तुलना में क्योंकि उसका जो द्रव्यमान है वो ज़्यादा आएगा। आइए देखते हैं आगे। तो तुलना में किसने दूरी कम तय की गई होगी, किसकी दूरी ज़्यादा। तो ऑप्शन जैसे कि आप देख रहे हैं कार कम दूरी तय करेगी, ट्रक कम दूरी तय करेगा या दोनों समान दूरी तय करेंगे या नन ऑफ दीज। चूँकि द्रव्यमान कम है कार का, तो जब कार का द्रव्यमान कम है तो बी जो होगा एम के समानुपाती हो जाएगा, नहीं सॉरी गाइस, ओके। जैसे कि मैं बताया था जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका विस्थापन भी यानी दूरी भी कम होगी। तो आप देखेंगे कार कम दूरी तय करेगी ट्रक की तुलना में, यानी जिसका ऑप्शन है वो कार का यानी कार कम दूरी तय करेगी ट्रक की तुलना में, इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। क्योंकि अपन जानते हैं जो एक तरीके से द्रव्यमान जो ट्रक का ज़्यादा है और कार की तुलना में और जो वेलोसिटी है दोनों की समान दी गई है तो विस्थापन तभी मतलब एक तरीके से ब्रेक लगेंगे तो मतलब ट्रक ज़्यादा दूर तय कर जाएगा कार की तुलना में ब्रेक लगने पर। उसका जो आंसर आएगा यानी कार कम दूरी तय करेगी, इसका आंसर जो है फर्स्ट। आगे देखते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है किसी वेग से ऊपर फेंकी गई वस्तु के द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई 50 मीटर है। एक अन्य वस्तु जिसका द्रव्यमान दोगुना हो को दोगुना प्रारंभिक वेग से फेंका जाए तो प्राप्त अधिकतम ऊंचाई होगी। चलिए देखिए, पहली ऊंचाई दे रही है अपन को हाइट जो है 50 मीटर, ओके, यानी h1 और अपन को ज्ञात करना है अधिकतम ऊंचाई यानी h2 हमारी मैक्सिमम हाइट जो अपन को ज्ञात करनी है। और वेग मान लीजिए किसी समय उसका वेग था v1 बराबर b, ओके, और फिर उसमें दे दिया कि वेग जो है वो दोगुना हो गया यानी वेग जो था वो दोगुना कर दिया, ठीक है। द्रव्यमान दिया गया है कि पहली वस्तु का द्रव्यमान जो है वो है m1 बराबर है और द्रव्यमान जो है वो कर दिया गया बराबर दोगुना, यानी द्रव्यमान जो है वो भी दोगुना कर दिया गया, वेग जो है उसे भी दोगुना कर दिया गया और हाइट पूछी गई है। तो सबसे पहले रिलेशन जानते हैं, मैंने आपको चौथे क्वेश्चन में भी रिलेशन बताया था कि v बराबर जो होता है 2gh, ओके, यानी सबसे पहले वेलोसिटी डिपेंड करती है हाइट पर, ओके। तो यानी यदि हम किसी भी वस्तु को एक तरीके से इक्वली हाइट पर फेंकेंगे यानी दोनों की हाइट समान है, ओके, तो जब दोनों वस्तुएं नीचे आएंगी तो उनकी जो वेग होगा वो बराबर ही होगा, ओके। तो सबसे पहले इसका रिलेशन ले लेगा v प्रोपोर्शनल h, ओके, दोनों साइड वर्क कर दीजिए v स्क्वायर हो जाएगा वो हाइट के प्रोपोर्शनल v1 अपॉन v2 बराबर h1 अपॉन h2। आइए इसकी वैल्यू रख देते हैं जो जो अपन को दिया गया है। v1 दिया गया है b, v2 दिया गया है 2b, हाइट h1 दिया गया है 50 मीटर और h2 निकालना है मैक्सिमम हाइट जो भी पूछी गई है, ठीक है। बोलते हैं इसे तो ये खड़ जाएगा यानी 1/4 बराबर 50 h2 यानी h2 बराबर हो जाएगा वो हो जाएगा 200 मीटर यानी 200 मीटर, इसका सही आंसर होगा। लेकिन आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इसमें द्रव्यमान दिया गया है सर, आपने उसका यूज ही नहीं किया है, तो मैं आपको बता दूंगा यदि हाइट अगर समान है और एक तरीके से हाइट अगर मतलब एक तरीके से कोई भी वस्तु ले लीजिए, दो वस्तु, और यदि उनकी हाइट समान है और यदि उनको फेंका जा रहा है तो उनकी जो एक वेलोसिटी होगी चारों समान होगी। तो इसके कारण अगर आपको इसमें दिक्कत हो रही है तो मैं इसके बाद आपको एक और क्वेश्चन कराता हूँ तो वो आपका कन्फर्म हो जाएगा, ओके। वो भी क्वेश्चन दिया गया है
कि किसी वेग से ऊपर फेंकी गई वस्तु के द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई 50 मीटर है। एक अन्य वस्तु जिसका द्रव्यमान दोगुना हो को दोगुने प्रारंभिक वेग से फेंका जाए तो प्राप्त अधिकतम ऊंचाई होगी। आइए देखते हैं। सबसे पहले वेग आपको जो दिया गया है v1 वो है v, v2 जो दिया गया है दोगुना हो गया यानी 2v। द्रव्यमान दिया गया है आपको m1 बराबर m, द्रव्यमान भी दोगुना हो रहा है यानी 2m। हाइट भी दी गई है आपको 50 मीटर। हाइट सेकंड का पता नहीं है अपने, यानी मैक्सिमम हाइट का अपने लोग को निकालिएगा कंपोनेंट। तो सबसे पहले एक बात जान लीजिए कि जो वेलोसिटी होती है यानी वेग, वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। यानी द्रव्यमान आप बढ़ा दीजिए घटा दीजिए, उस पर वेलोसिटी निर्भर नहीं करेगी। तो जानते हैं रिलेशन, v बराबर होता है √2gh। ओके, यानी जो वेलोसिटी है वो डिपेंड करती है हाइट पर। यानी अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो हाइट बढ़ेगी एंड वेलोसिटी घटेगी तो हाइट घटेगी। या हाइट बढ़ रही है तो फिर वेलोसिटी के साथ भी यही केस होगा। तो आप लोग देख रहे हैं, वैल्यू रख देते हैं। हाँ, तो इसका वर्ग कर देंगे तो सबसे पहले आ जाएगा मतलब h। कंपोनेंट ले देते हैं v1/v2 का होल स्क्वायर बराबर h1/h2। आगे देखते हैं v1 दिया गया है अपन को, v2 दिया गया है, हाइट दी गई है पहले 50, हाइट सेकंड जिसे भी कैंसिल, तो 1/4 बराबर 50/h2। यानी जो अपनी हाइट लेकर के आएगी वो 200 मीटर होगी। ओके, तो आपने ये चीज़ याद रखनी कि वेलोसिटी है वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है, वेलोसिटी जो है वो हाइट पर निर्भर जरूर करती है। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं। गाइस क्वेश्चन नंबर दिया गया है 7 है, याद रखिएगा आप लोग। कार का इंजन कार में 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। यदि यह कार समान द्रव्यमान की एक दूसरी कार को खींचती है तब उत्पन्न त्वरण होगा। सबसे पहले गाइस जानते हैं कि कार में उत्पन्न त्वरण कितना है। दिया गया है ये बराबर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ये वन मानना इसको। एंड यदि यह कार समान द्रव्यमान की दूसरी कार को खींचती, सबसे पहले जो कार शुरू में दी गई यानी कार का इंजन, तो उस कार का द्रव्यमान है वो है m1 बराबर m। ओके, याद करना है उत्पन्न त्वरण यानी a2 याद करना है। और यदि यह कार समान द्रव्यमान की दूसरी कार को खींचती है तो m2। बस यहीं पर फंसे हैं कि यदि यह कार समान द्रव्यमान की दूसरी कार को खींचती है तो यहाँ पर हो जाएगा m। लेकिन गाइस अगर आप लोग ये सोचोगे कि यानी समान द्रव्यमान है यानी पहले जो कार का द्रव्यमान था वही इसका है और m कर दें तो ये चीज़ गलत हो जाएगी। बस थोड़ी यही इसमें लॉजिक लगाना था क्योंकि इसमें m2 बराबर m नहीं होगा। क्या होगा तो इसकी जगह, तो यहाँ में ये पहली कार है। ओके, पहली कार का द्रव्यमान m, ऐसा कुछ त्वरण है मान लीजिए a, ठीक है। अब मान चलिए इसका द्रव्यमान m है और ये इसका त्वरण है a। अब यही कार मान चलिए अपने पीछे एक और टांग बांध दीजिए, कार बांध लेगी, उसका द्रव्यमान भी m है और वो a त्वरण से खींचे, तो क्या जो स्पीड पहले मतलब इसमें जो त्वरण आ रहा था वो बाद में भी आएगा? नहीं, इसका त्वरण जो है बदल जाएगा, ठीक है। और जब से दूसरी कार मतलब पहली कार दूसरी कार को खींचेगी तो इसके दोनों के द्रव्यमान 2m हो जाएगा। ओके, तो याद रख रहे हैं जो दूसरी कार का द्रव्यमान होगा वो 2m हो जाएगा, यानी पहली और दूसरी कार दोनों के द्रव्यमान को मिलाना पड़ेगा। अब फॉर्मूले से आगे देखते हैं। F बराबर होता है m। ओके, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है यानी A जो होगा वो द्रव्यमान के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। यानी A1/A2 बराबर m2/m1। कंपोनेंट रख लीजिएगा, मैंने थोड़ा डिवाइडेशन लगा दिया है। तो A1 का मान आपको दिया गया है 4 मीटर, रख दीजिए। A2 निकालना है, m2 दिया गया 2 और m1 दिया गया m 2 से कैंसिल आउट, तो A2 जो आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये सब हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि h तथा 2h ऊंचाइयों से दो गेंदें छोड़ी जाती हैं, इन गेंदों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगने वाले समय का अनुपात होगा। ओके, देखते हैं। सबसे पहले रिलेशन जानते हैं कि टाइम होता है √2h/g।
ये फॉर्मूला है, इसे नोट कर लीजिए क्योंकि ये आपके एग्जाम में समय बचाने के लिए ज़रूरी है। तो जैसे दिया गया है, तो जो टाइम है वो अंडर 2h/g के बराबर है। तो हाइट दे दी है अपन को h1 बराबर h और h2 बराबर दिया गया है 2h। क्लियर? एंड इसमें जो ग्रेविटेशन है वो कांस्टेंट होता है, ये याद रखिएगा। तो उसका रिलेशन बन जाएगा t प्रोपोर्शनल √h के बराबर। ओके, अपन को ये चीज़ दी गई है, हाइट फर्स्ट जो दी गई है वो h, 2 दी गई है 2h, तो रिलेशन है T1/T2 बराबर √h1/h2। आइए वैल्यू पुट करते हैं इसमें। h1 का मान है h, h2 का मान है 2h, यानी जो आंसर आ गया वो आ जाएगा रेशियो √1/2, यानी जो समय का अनुपात आ जाएगा वो आ जाएगा T1/T2 बराबर 1:2। ओके, जो इसका आंसर होगा वो आएगा 3rd। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है आपको बोर्ड पर कि यदि एक पंख और फुटबॉल को निर्वात में स्वतंत्र रूप से गिराया जाए तो पृथ्वी पर पंख जो है वो फुटबॉल से जल्दी पहुंचेगा, या फुटबॉल पंख से जल्दी पहुंचेगी, या दोनों समान समय पर पहुंचेंगे, या नन ऑफ दीज। आइए गाइस देखते हैं। पंख, मान चलिए आप किसी पक्षी का पंख ले सकते हैं एज यू विश। तो मान चलिए ये है पंख और ये है फुटबॉल, ठीक है। दोनों को मैंने थोड़ा गाइस इसमें पकड़ लेना, थोड़ा करेक्शन, फुटबॉल को समान ऊंचाई, यहाँ थोड़ी गलती है, ऊंचाई। ओके गाइस, ये कर लेना इसमें। तो ये पंख है और ये है फुटबॉल, ठीक है। दोनों को मैंने समान रूप से स्वतंत्र रूप से गिरा दिया, ठीक है। तो सबसे पहले कौन पहुंचेगा, पृथ्वी को कौन टच करेगा। आप जानते हैं इसका द्रव्यमान ना के बराबर है, इसका द्रव्यमान जो होगा वो कुछ ना कुछ पंख से ज़्यादा होगा, यानी जो m2 है वो बड़ा होगा, m1 जो है वो छोटा होगा, क्योंकि ये है फुटबॉल ज़्यादा भारी होती है पंख से, आप सभी लोग जानते हैं। तो आंसर जो आएगा आप लोग के अकॉर्डिंग वो आएगा कि फुटबॉल जो है वो जल्दी पहुंचेगी पंख से, यानी आप लोग कहेंगे कि जो है सेकंड ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन ये गलत होगा, क्योंकि ये जो केस है वो निर्वात का दिया गया है, निर्वात में, यानी इसमें हवा घर्षण होगा ही नहीं। जब हवा घर्षण होगा ही नहीं तो जो दोनों ही वस्तुएं होंगी वो समान समय पर ही जमीन को टच करेंगी। ऐसा ये तभी केस पॉसिबल होता है जब दोनों जो है निर्वात केस हों, यानी निर्वात केस में संभव है कि मान लीजिए आप पंख या कोई भी भारी वस्तु दोनों को जब एक ही हाइट से आप गिराएंगे तो वो दोनों समान समय पर ही पृथ्वी पर पहुंचेंगे। तो गाइस ये आप याद रखिएगा कि इसमें जो द्रव्यमान है निर्वात में वो काम नहीं करेगा, केवल जो उसमें काम करते हुए है कि उनको समान हाइट चाहिए, यानी समान हाइट से गिराएंगे तो वो समान समय पर ही पृथ्वी पर पहुंचेंगे। ओके गाइस, आगे देखते हैं। गाइस आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि यदि आपको मेरे क्वेश्चन जो समझ में आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में यदि आपको कोई प्रॉब्लम पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं। किसी विशेष शर्त पर दो समान प्रकार के कारों के वेग u तथा 4u हैं और दोनों कारों के द्वारा विराम में आने से पूर्व चली गई दूरियों का अनुपात होगा। ओके, सबसे पहले देखते हैं इसमें जो है वो गति के समीकरण कार्य करेंगे। तो याद रखिए गति के 3 समीकरण होते हैं। जहाँ तक आप लोग को ये पता होंगे कि गति के समीकरण याद भी होंगे आपको। जहाँ तक ये होता है गति के 3 समीकरण, जहाँ तक आपको ये याद भी होंगे, और अगर नहीं हो याद तो याद कर लीजिएगा। तो अपन लोग को वेग दिए गए हैं कारों के वेग, यानी विशेष क्षण पर, किसी विशेष क्षण पर, कोई भी क्षण मान लीजिए, यानी ये प्रारंभिक वेग भी कह सकते हैं, या विशेष क्षण मतलब कार चल चुकी है, एक तरीके से चल रही है। तो v1 की मान लीजिए, मान लीजिए u1 बराबर u दिया गया है और u2 बराबर 4u दिया गया है आपको, और
लिखा है कि दोनों कारों के विराम में आने से पूर्व, यानी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो 0 हो जाएगी, क्योंकि विराम में आने पर कार रुक जाएंगी तो उनका जो वेग होगा वो 0 हो जाएगी, यानी फाइनल वेलोसिटी ठीक 0 होगी। ओके, और निकालना है दूरियों का अनुपात। आइए सबसे पहले देखते हैं इसमें जब गति का तीसरे से मिलकर कार्य करेगा ये वाला। आइए लगाते हैं v² बराबर u² प्लस का 2as। आपको बता दें कि ये होती है फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल या बीच में चल रही है यानी किसी विशेष शर्त पर कह सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी। ये तो आप दोनों जानते होंगे, ये होता है त्वरण और एस होता है विस्थापन। आइए पुट करते हैं सबसे पहले v² बराबर u² प्लस का 2as। फाइनल वेलोसिटी 0, यानी जो v का मान हो जाएगा वो हो जाएगा 0। u² बराबर 2as। ओके, u² को इस साइड ले जाएंगे, यानी u² जो हो जाएगा माइनस का 2as के बराबर हो जाएगा। आइए इसे कंपोनेंट रख देते हैं u1/u2 बराबर माइनस का 2as1/2as2। क्योंकि जो त्वरण होगा दोनों का समान होगा तो ये कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, यानी u1/u2 माइनस के s1/s2 के बराबर आ गया। ओके, आइए वैल्यू पुट करते हैं। u1 बराबर है वो u है, और इसका होलवर्क याद रखिए गाइस, मैं थोड़ा ये भूल गया था पीछे। यानी u1 बराबर u दिया गया है, u2 बराबर 4u रख देते हैं माइनस s1/s2। u से u कैंसिल, यानी 1/16 बराबर माइनस के s1/s2। तो इसका रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा s1/2 बराबर माइनस के 1:16। लेकिन आप लोग नेगेटिव को ध्यान रखें कि नेगेटिव में क्यों आया। तो गाइस डिस्टेंस कभी भी या डिस्प्लेसमेंट कभी भी नेगेटिव नहीं लिया जाता, आप लोग जानते होंगे। तो इसका आंसर जो है वो जाएगा 3rd, यानी 1:16। सॉरी दशमलव मैंने गलत कह दिया है, इसका आंसर हो जाएगा 1:16। ओके गाइस तो मैंने क्वेश्चन टाइम भी करवा दिया, यानी पूरे क्वेश्चन करवा दिए हैं। और गाइस यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लोग शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में यदि आपको क्वेश्चन पूछना है तो पूछिए। और टेलीग्राम चैनल आप लोग यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पर टेलीग्राम लिंक को क्लिक कीजिए और टेलीग्राम पर हमसे जुड़ जाइए, और वहाँ भी हम आपको कुछ अपडेट देते रहेंगे। तो आप लोग ये है और भी क्वेश्चन आपको मैं वहाँ पर बताता रहूँगा। चलिए गाइस, थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.